नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में धामी सरकार की धमक से सूबे में विकास तय है, क्योंकि ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, जनता में भरोसा बढ़ा है कि सरकार अपने काम को लेकर बहुत ही संजीदा है, बहुत ही गंभीर है। चाहे वो CCC का मामला हो, या फिर मानदेय बढ़ाने का मामला हो, या फिर पर्यावरणविदों के मानदेय बढ़ाने का मामला हो, तमाम जगहों पर इस तरह के फैसले धामी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचेगा ही नहीं। सवाल ये भी उठता है कि क्या उत्तराखंड में विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुका है। तमाम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। सुपर एक्टिव मोड में दिख रही धामी सरकार। ताबड़तोड़ फैसलों से सूबे में दिखेगा विकास। कॉमन सिविल कोड पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुपर एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। अपनी पहली कैबिनेट में जहां चुनाव से पूर्व किए गए वादों को चुनाव के बाद पूरा कर रहे हैं, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी का गठन कर सभी राज्यों के लिए एक मिसाल पेश की है। धामी सरकार दलगत जातिवाद और धार्मिकता से ऊपर उठकर एक समान सभी के लिए काम कर रही है। धामी सरकार ने पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाया, उसके बाद मनरेगा में मिलने वाली दैनिक मजदूरी को बढ़ाने का काम किया। धामी सरकार के फैसलों से जनता में खुशी है। पुष्कर सिंह धामी जी युवा हैं और वो राज्य के हित में और इस युवा उत्तराखंड के लिए निर्णय ले रहे हैं। वो धाकड़ धामी के रूप में स्थापित हुए हैं और उनके निर्णय जो है राज्य के लोगों के प्रति समर्पित हैं और राज्य की जनता यही चाहती है। आम जनता की समस्याओं का वो शीघ्र निस्तारण कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जनता को राहत मिल रही है। वहीं धामी सरकार के फैसलों पर विपक्ष निशाना भी साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि पहले उन मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए जो सूबे के विकास के लिए जरूरी है। धामी सरकार के फैसलों पर कांग्रेस पार्टी हमले बोल रही है। अगर वो जनहित के निर्णय ले रहे हैं, हम स्वागत करेंगे। हम विपक्षी दल हैं, पर अगर अच्छे निर्णय होंगे निश्चित तौर पर उनका स्वागत करेंगे। उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो बेरोजगारी का है। पहला मुद्दा बेरोजगारी का हो, आप अच्छे निर्णय लें, कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। सरकार की नई पारी का आगाज तो जोरदार तरीके से हुआ है, लेकिन सीएम धामी कैसे इस नई कैबिनेट को संभालते हुए सियासत के मैदान में खेल पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर बता पाएगा। लेकिन शुरुआती फैसलों ने सरकार की लोकप्रियता को बढ़ाने का काम किया है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो क्या ताबड़तोड़ फैसलों का असर सूबे के विकास पर पड़ रहा है? जनता में भरोसा बढ़ा है धामी सरकार को लेकर। धाकड़ धामी सरकार से क्या सूबे की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है? क्या विपक्ष के जरिए जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या सरकार उस पर भी पूरी तरह से फोकस कर रही है या फिर नहीं कर रही है? अगर उन मुद्दों पर फोकस कर रही है तो क्या इसका मतलब माना जाए कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचेगा, विपक्ष पूरी तरह से सूबे में मुद्दा विहीन हो जाएगा? और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी के नवीन ठाकुर जी, आपका स्वागत है। सुन पा रहे हैं सर? जी। विशाल चौधरी इस वक्त है हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। विशाल चौधरी जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर प्रतिमा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले मैं आ रहा हूं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी के पास में आ रहा हूं। नवीन ठाकुर जी, बहुत ही एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। CCC पर बाकायदा कमेटी गठित करने का ऐलान कर दिया गया है। जनता में भरोसा बढ़ाने का काम हो रहा है। क्या अभी नई सरकार है इसलिए ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं? रफ्तार सुस्त होगी, फिर हो सकता है कई सारे जो वादे किए गए हैं उस पर काम करने की स्थिति ना बने,
या फिर आप लोगों ने सोच लिया है कि 5 साल में उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल डालेंगे? गौरी शंकर जी, आपके अंतिम वाक्य से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ठीक है सर, वो भारतीय सहमत जनता तभी हो पार्टी सकते हैं। बाद में फिर यही सवाल पूछूंगा कि 5 साल हो गए नवीन ठाकुर जी, अब बताइए। आपने चुनाव से 2 महीने पहले भी पूछा था और बहुत बार कहा था कि क्या मिथक टूटेगा। मैंने उस वक्त भी आपके चैनल पर कहा था 100% टूटेगा। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी बोलता था कि लोकतंत्र में मजबूत पक्ष का होना जरूरी है। आप 11 पे समेट दिए गए हैं जनता द्वारा, थोड़ी मेहनत करिए। कोरोना काल के दौरान भी मैंने बार बार कहा, जिस प्रकार हमारे संगठन के लोग सड़कों पर हैं, आने जाने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, मास्क वितरण कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, आप भी करिए। और देखिए, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस बात को भी हमारे माना और इनको 11 से 19 पर ला दिया। थोड़ा मुझे इस बार उम्मीद है कि मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और जो आपने कहा कि हम ताबड़तोड़ जो है फैसले ले रहे हैं, ये सुस्त न पड़ जाएं, बिल्कुल सुस्त नहीं पड़ेंगे गौरी शंकर जी। हमारा विजन है, हमारा लक्ष्य है और हमारा दृढ़ संकल्प है। लेकिन सुनिए, विपक्ष देखिए नवीन ठाकुर जी, विपक्ष का एक सवाल बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल भी है और मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों को जवाब देना चाहिए। जो लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि पहले प्रदेश में उन मसलों को लेकर, उन मसलों को सुलझाने की जरूरत थी जो एकदम से जरूरत है प्रदेश के विकास, रफ्तार और जनता के हित में। लेकिन ट्रिपल सी को लेकर के आप लोग इतना क्यों गंभीर हो रहे हैं? क्या इस पर राजनीति करने की इच्छा है या फिर उत्तराखंड में ट्रिपल सी की बहुत ज़रूरत आन पड़ी थी, एकदम से इस पर फैसला लेना जरूरी हो गया था, या फिर वादा था कि कैबिनेट गठित करने के साथ ही पहला फैसला इस पर होगा, इसलिए अपने वादे को निभा रहे हैं? क्या है ट्रिपल सी के पीछे की जो मंशा आप लोगों की है, उसको थोड़ा सा बताइए आप लोग। देखिए गौरी शंकर जी, बहुत सही सवाल आपने किया। कुछ लोग जो है अनभिज्ञ हो गए शायद इस बात से, और आपने जो सवाल उठाया तो निश्चित तौर पर जब मैं उत्तर दूंगा तो वो लोग भी समझ जाएंगे। देखिए, चुनाव के दौरान लगातार जब पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रत्येक विधानसभा में जा रहे थे, पहाड़ों पर भी जा रहे थे, दूर क्षेत्रों में जा रहे थे, तो वहां पर आम जन ने ये मांग उठाई कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और आपने देखा होगा, ये हमारे एजेंडे में नहीं था, हमारे संकल्प पत्र में नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे केंद्रीय संकल्प पत्र में है, हमारी जो केंद्र की सरकार है उसका वादा है कि हम पूरे देश में लागू करेंगे। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने जब यहाँ पर मांग की कि जब गोवा में लागू हो गया तो ठीक है, केंद्र में भी लागू होगा जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी, लेकिन कम से कम उत्तराखंड में लागू किया जाए। इसी कारण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा, चुनाव के दौरान एक वादा किया, जन भावनाओं को देखते हुए, जन भावनाओं को सुनते हुए, उत्तराखंड की जनता की नब्ज को पहचानते हुए कि हम पहले कैबिनेट में ये बिल लेकर आएंगे और कमेटी गठन का काम करेंगे। और हमने जन भावनाओं के अनुरूप उस काम को किया, क्योंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें वो सारे मिथक तोड़ दिए। देवतुल्य जनता उत्तराखंड ने और अपना भरपूर आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम और अधिक विनम्रता के साथ, चलिए ठीक है, मेहनत के साथ, चलिए मैं एक उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की सेवा करें। हाँ, मैं एक सवाल मैं थोड़ी देर के बाद पूछूंगा आपसे। वो सवाल भी काफी अहम है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि वहां पर इस बार जो योगी 2.0 सरकार जो बनी है, उसमें सीएम योगी पहले की तरह इस बार ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। साथ ही साथ इस बार मंत्रियों को भी काफी जवाबदेह बनाने की कोशिश हुई है, यानी कि मंत्री इधर से उधर अब नहीं हो सकते। लेकिन मुझे उत्तराखंड में, मुझे या कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव दिख रहे हैं। बाकी मंत्रालय में काम करने वाले मंत्री क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है उनका। इस पर मैं जरूर पूछूंगा कितना, मैं आता हूं, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं, ये सवाल जरूर पूछूंगा आपसे मैं। लेकिन उससे पहले मैं प्रतिमा जी के पास आना चाह रहा हूं। डॉक्टर प्रतिमा जी, एक बात बताइए, क्या वाकई में आप लोग के मुद्दों पर, जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव आपने लड़ा, जिन मुद्दों पर आप लोग अभी भी है ना सवाल जवाब कर रही हैं, जनता के बीच में जाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि धामी सरकार को पता है कि आप किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाकर उन्हें अपने फेवर में कर सकते हैं? उस पर तो देखिए ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं। तो अब आप लोगों की रणनीति उत्तराखंड में किस तरह से बदलेगी? मुद्दे छोड़ेंगे या फिर
प्रदेश में अपनी हार को और भी पूरी तरह से मानते हुए खुद को संगठन और पार्टी के लेवल पर सरेंडर करने की कोशिश होगी सरकार के सामने। बताइए प्रतिमा जी। देखिए गौरी शंकर जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने वोट शेयर भी बढ़ाया है और सीट भी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम सरेंडर क्यों करेंगे, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कि उस सेनापति के साथ खड़े हैं जिसको जनता ने नकारने का कार्य किया है। और दूसरी बात, आप अभी खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने चुनाव कैसे जीता। उन्होंने कहा कि देवभूमि की जनता की नब्ज को वो पहचान गए हैं। तो मैं हर बार हर डिबेट में ये बात बोलती आई हूँ कि जिस तरीके से तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 15-20 दिनों के अंदर की, ये उसका परिणाम है कि ये अप्रत्याशित जो परिणाम है वो सबके समक्ष थे। हमने चुनाव लड़ा विकास के मुद्दों पे, हमने बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ा, हमने महंगाई के खिलाफ लड़ा, किसानों की समस्याओं के खिलाफ लड़ा, महिलाओं को सशक्तिकरण और उनके जो उत्पीड़न हो रहा था उसके खिलाफ हमने चुनाव लड़ने का कार्य किया। हमने लोगों के मुद्दों पे चुनाव लड़ने का कार्य किया, तो हम वो मुद्दे क्यों छोड़ेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के सामने क्यों सरेंडर करेंगे? हमें विपक्षी दल है और पूरे प्रदेश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जनता ने आज बार भी अगर में विपक्ष में बिठाने का कार्य किया है तो हम अपने विपक्ष की भूमिका को एक ईमानदारी से निभाने का कार्य करेंगे और सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज को उठाएंगे। हम क्यों सरेंडर करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जरूर जीती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना कल सही थी ना आज सही है। हाँ, अपने विकास के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा। और ये क्यों डॉक्टर प्रतिमा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी सही नहीं है? अगर नहीं बिल्कुल बोलने दूंगा, लेकिन क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता से लेके तमाम लोग, आप लोग इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि ये मैंडेट है, जनता का मैंडेट है? और अगर आप लोग ऐसा कहते हैं कि अभी भी बीजेपी गलत है, बीजेपी को गलत तरीके से सरकार बनाने का मौका मिला है, तो जनता के मैंडेट के साथ आप लोग मजाक कर रहे हैं। देखिए गौरी शंकर जी, आप बीच में अगर आप मुझे टोकते ना तो आपको इसका जवाब मिल जाता है, क्योंकि मैं अपनी बात एक बहुत कम समय में अच्छे से रखना जानती हूँ। आप अब मुझे मत टोकिए और मेरी बात सुन लीजिए पूरी, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इंटरप्ट नहीं किया। आप सुनिए, हमने जनता के मैंडेट को स्वीकार किया है और जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, एक नहीं कई बार मैं ये बात बोल चुकी हूँ। और जनता का जो निर्णय है वो सर आंखों पर है, उसको स्वीकार करते हुए मैंने आपसे ये बोला कि जनता ने हमें विपक्ष में जरूर बिठाया है, उसकी जिम्मेदारी दी है और हम उसकी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने का कार्य करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों हर बार ये बोल रही हूँ या पार्टी बोल रही है कि जो जीतता है वो सिकंदर जरूर होता है, लेकिन जो जीतता है वो सही है। ये बात कभी भी सही नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी में फिर रिपीट कर रही हूँ, ना वो सही थे ना वो है। और आप क्या संकल्प पत्र में आपने जितने वादे किए उनमें से तो कोई भी वादे धरातल पे आपने जब से सरकार बनी है लेके नहीं आने की कार्य किया। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपने कमेटी गठित करने का कार्य किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपके संकल्प पत्र में भी नहीं था। जब आपको लगा क्या तकलीफ हो रही है आप लोग को? अब आप सुन लीजिए, तुष्टीकरण, जब आपको लगा कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करके आपने दोबारा प्रदेश की सत्ता को हासिल कर लिया, उस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी को यूनिफॉर्म सिविल नहीं, मुझे डॉक्टर प्रतिमा भी बताइए, डॉक्टर प्रतिमा मुझे बताइए कि CCC या UCC लाने से कहाँ ध्रुवीकरण और धार्मीकरण है ना, धार्मीकरण जो भी आप कह रही हैं, ये तुष्टीकरण, हाँ ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण कैसे सधेगा इससे, CCC लाने से? आप बिल्कुल बता रही हूँ। मेरी एक बात सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण कैसे सदेगा, नहीं। मैंने कहा जो चीजें संकल्प पत्र में, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कमेटी लाने से क्या पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे? हाँ, ये सही सब सवाल है। जो महंगाई से परेशान है, क्या महंगाई कम हो जाएगी? नरेंद्र मोदी सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, अच्छे दिन लाने का वादा किया था। आज जो महंगाई है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की तरफ बढ़ रही है। पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया। आपने चुनाव खत्म होते ही जनता के जो है जेब में डाका डालना शुरू कर दिया। गैस सिलेंडर 1000 रुपए पार जा चुका है। कमर्शियल सिलेंडर पे आपने 250 रुपए फिर बढ़ा दिए। टोल टैक्स बढ़ा दिया। किस बात की सड़कें बन रही हैं? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हम टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं, उससे सड़कें बनती हैं। आप सेस भी लेते हैं, पेट्रोल में भी सेस लेते हैं, हर चीज में आप सेस लेते हैं, उसके बाद आपने टोल के दाम बढ़ा दिए।
तो प्रतिमा जी एक बात बताइए, टैक्स देने वाले लोग वोट भी तो करते हैं ना, तो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं किया उन लोगों ने, बीजेपी को वोट क्यों कर दिया? ऐसा जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, जिस तरीके से आप बात, इसी तरीके से चुनाव प्रचार के दरमियान कांग्रेस इसी तरीके से बात कर रही थी, तो इस बात पर तो भरोसा करना चाहिए था जनता को। जनता ने छोड़ दिया आपको और बीजेपी को चुन लिया। और भारतीय जनता पार्टी की 57 सीटें थी, 47 पे आई है, वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। एक खुश होने की जरूरत है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? मैं कहाँ खुश हो रही हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। मैं आपकी बात का मुझे नहीं लगता है कि 11 सीट से बढ़कर के, है ना, 6-7 सीटें बढ़ गई आप लोगों की, तो खुशी की बात है। और बीजेपी की सीटें घट गई तो ये भी खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। और जीत का जो मार्जिन है वो 1000 वोटों से भी कम है। 19 हमें मिली है, 19 वो सीटें हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। लेकिन ठीक है प्रतिमा, मैं एक बात से सहमत हूं जो आप सवाल उठा रही हैं कि क्या जरूरी जो चीजें हैं, महंगाई वाकई में बहुत ही बढ़ती जा रही है। महंगाई से हम सभी परेशान हैं। मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूं, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो या फिर एकदम से गरीब आदमी हो, सभी लोग महंगाई से परेशान हैं। महंगाई को लेकर के सरकार कुछ बड़ा फैसला क्यों नहीं लेती? ठीक है, केंद्र सरकार के जरिए कुछ इसमें हस्तक्षेप किया जाता है, लेकिन तब भी जो जनता है उसको इस तरह का डिफरेंस में जाना उचित नहीं समझता। उसको लगता है जो मैं जहाँ रहता हूँ आलू का भाव सही होना चाहिए, प्याज का भाव सही होना चाहिए, तेल मुझे सही दाम पर मिले, पेट्रोल डीजल इतना ना हो जाए कि मैं गाड़ी ना चला सकूं। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर अभी भी मुझे लगता है कि तमाम सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको बड़ा काम करना होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के। बताइए विशाल चौधरी जी, आप देखिए इत्मीनान से आप लोग घर बैठे होंगे, हो सकता है कि कई तरह के रोड मैप आप लोग का बन रहा होगा कि अब क्या करना है। अलग अलग तरह के चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, है ना, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। क्या आप लोग जो भी खट्टी मीठी यादें रहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए, उसे भुला करके कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया जनता के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अभी भी इस बात में उलझे हुए हैं कि संगठन से तो लोग तो भाग रहे हैं? पहले दिल्ली से आ जाते थे तो दिखाने के लिए बनता था कि हमारे पास 10-20 लोग हैं, सब लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं अलग अलग क्वार्टर में, 2-4-5 लोग होंगे वही। आप संगठन से बात करना चाहते हैं? आज की जो विषय है उसमें मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं। तो इस विषय पे क्या बोलिएगा आप, जरा बताइए। आपके पास तो एक विधायक नहीं है भाई साहब, तो क्या बोलिएगा आप? नहीं तो आप मुझे बताइए ना कि आज का जो शीर्षक है इस परिचर्चा का, मैं आपसे उस पर चर्चा करूं या आम आदमी पार्टी के संगठन पे? नहीं, अगर आप मुझे आम आदमी पार्टी की मजबूती के बारे में बता दें, उत्तराखंड में की मजबूत है और इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी, ये बोलिए आप। हैं ऐसा, इस कंडीशन में हैं आप लोग? ठीक है सर, सुन पा रहे हैं सर? बोलिए। सबसे पहले तो गौरी शंकर जी, मैं कहना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, देवभूमि की जो देश के लिए जनता ने जो भी धनादेश दिया है उसका सम्मान करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, आगे और बोलिए। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की जो अपेक्षाएं थी या हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कुछ अभाव रहा या हमारे प्रयासों में कुछ कमियां रही, उस पर हम समीक्षा विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब चुनाव, एक नई सरकार का गठन हो चुका है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की जवाबदेहिता जनता के प्रति होती है। लेकिन शपथ लेने के बाद आप देख रहे हैं कि कैबिनेट के मंत्री कभी अपने मुखिया को ये कह रहे हैं कि हमें सीआर रिपोर्ट बनाने का अधिकार दीजिए ब्यूरोक्रेसी के लोगों को। दूसरी बात, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, भाई साहब कभी ध्यान बिजली और पानी पे भी दे दीजिए। 2.68% बिजली और पानी के दाम कल बढ़ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऊर्जा निगम बोल रहा है। नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप, इसमें कोई टोल टैक्स आपने बढ़ा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या विस्मरणीकरण कर दिए? रोज आप अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। आज आप स्थायी रोजगार कर रहे हैं, मानदेय बढ़ा दिया, सफाई कर्मचारियों का मानदेय 500 रुपए कर दिया। अरे भैया, उत्तराखंड के किसी महानगर की कितनी जनसंख्या है, उस आधार पर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां होती है और आप मात्र खाना पूर्ति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मानदेय बढ़ा रहे हैं। आप एक भी वादा अपना बता दीजिए जो आपने चुनाव से पहले किया था।
उत्तराखंड के अंदर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार बहुत गंभीर विषय है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड का युवा आज पीछे 4 सालों तक नहीं हो पानी है। और 50,000 से ज्यादा पद मैं समझता हूँ उत्तराखंड सरकार में अभी पड़े हुए हैं। आप ऐतिहासिक फैसले गौरशंकर जी उसको बोलते हैं जैसे पंजाब में लिए कि 3 टर्म की जो पेंशन ले रहे थे विधायक, उनको 1 टर्म पे लाकर खड़ा कर दिया। एक एंटी करप्शन के लिए एक हमने नंबर जारी करा कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो इस नंबर पर फोन कर दीजिए, वीडियो बना के भेज दीजिए। ये होता है काम। 25,000 नियुक्तियों की घोषणा करी हमने। नहीं, मुझे विशाल चौधरी जी सुनिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात करें तो उनको यही समझ नहीं है कि व्यवस्था में क्रियान्वयनकर्ता की क्या भूमिका होती है और नीति निर्माताओं की क्या भूमिका होती है। अगर कल का आपको एक प्रकरण बता दो कि भाई एक डॉक्टर निधि उनियाल जो वरिष्ठ चिकित्सक थी दून अस्पताल की, उनको एक मैं सोचता हूँ कि स्वास्थ्य सचिव की धर्मपत्नी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। तो भाई ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से निरंकुश होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर हावी हो रही है। हाँ, मैं ये सवाल पूछने वाला हूँ। मुझे आपने याद दिला दिया, ये सवाल मैं नवीन ठाकुर से पूछूंगा जरूर। नवीन ठाकुर जी, एक बात बताएं, थोड़ी देर पहले मैं एक सवाल छोड़ दिया था आपके ऊपर, मुझे लगा कि ज़्यादा चूंकि डॉक्टर प्रतिमा से भी बात करनी थी विशाल चौधरी से, लेकिन सवाल का जवाब मेरे को दीजिए। क्या सिर्फ धामी, पुष्कर सिंह धामी एक्टिव हैं? मंत्रिमंडल के बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं? उनकी एक्टिविटी दिख नहीं रही है, गतिविधियां दिख नहीं रही हैं। और जो सवाल विशाल चौधरी ने उठाया है नौकरशाह को लेकर के कि क्या निरंकुश होकर नौकरशाह काम करेंगे, क्या इस तरह का कल्चर डेवलप होगा उत्तराखंड में आने वाले समय में? ताबड़तोड़ फैसले तो ठीक है, लेकिन कल्चर भी थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना होगा आप लोग को। बिल्कुल गौरीशंकर जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है कि कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी कर ले और मुख्यमंत्री कहे कि मैं आके पेड़ लूंगा। देखिए, जो आपने कहा कि केवल मुख्यमंत्री एक्टिव है, मंत्री एक्टिव, सारे मंत्री जो है एक्टिव मोड में है, एक्टिव मोड में है। और जो डॉक्टर का प्रकरण था निधि उनियाल जी का, उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री तुरंत जो है अस्पताल भी गए और डॉक्टर से भी बात की। सारा ब्यौरा जो है उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। निधि उनियाल जी का तबादला निरस्त कर दिया गया। और उनका जो आरोप कि डॉक्टर की पत्नी ने उनके साथ अभद्रता की, उसके लिए जांच कमेटी, मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि तुरंत जांच कराई जाए। और मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार जी को जो है नियुक्त किया कि जांच कर तुरंत रिपोर्ट जो है उपलब्ध कराई जाए। और आप देखिएगा आने वाले समय में अगर कहीं पर भी स्वास्थ्य सचिव की पत्नी की या उनकी भूमिका गलत पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। पूर्व में भी आपने देखा कि प्रदेश के एक बड़े अधिकारी को जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है किस प्रकार, अब और शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है क्योंकि बहुत सारे अधिकारी अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारा तो स्पष्ट कहना है कि जो अधिकारी जनता के हित में जो फैसले हम ले रहे हैं, उन जो हम योजनाएं तैयार कर रहे हैं उनको क्रियान्वयन करने में अगर ढीला हवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके पेच कसे जाएंगे। लेकिन जो अच्छे काम करेंगे, जनता के हित के फैसले हैं उनको जो है जनता तक पहुंचाएंगे और इन योजनाओं को धरातल पर लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे अधिकारियों को प्रोत्साहन भी करेंगे। और सारे अधिकारी जो है इस प्रकार नहीं हो सकते, एक दो अपवाद हैं, उनको ठीक करने का काम जो हमारी सरकार करेगी। पूर्व में भी किया गया है, पेच कसने का काम किया जाएगा। आप लोग कुछ टारगेट सेट किए हैं क्या नवीन ठाकुर जी? जैसे यूपी में बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, 100 दिन का टारगेट सीएम योगी की तरफ से दिया गया कि 100 दिन में काम दिखाओ भाई। तभी मंत्रिमंडल में, मतलब एक सांकेतिक तौर पे ऐसा कहने की कोशिश हुई है, मंत्रिमंडल में अगर रहना है तो 100 दिन के टारगेट के हिसाब से काम करें। या फिर जिनको आप लोगों ने ले लिया बस हो गया, 5 साल यही सब रहेंगे और जिससे चलाना है चलाएंगे लोग। नहीं, देखिए पूर्व में भी योगी सरकार जी के फैसले जनता के या मीडिया के समक्ष आ गए, लेकिन जिस दिन विधानसभा का सत्र था उससे पिछली रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ बैठक की थी और केवल मंत्रियों को ही दिशा निर्देश नहीं देंगे, विधायकों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि उनकी भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और समय समय पर उसकी। चलिए ठीक है सर, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।